हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से काफ़ी दिनों से लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिशनल फिज़िक्स पर। और बेटा आज का हमारा लेक्चर है वेक्टर, लेक्चर नंबर 6। बेटा लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बेटा कुछ लोगों ने कहा है सर थोड़ा हिंदी में भी बोल दीजिए। बेटा इसको बोलते हैं वेक्टर का वियोजन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसे बेटा बोला जाता है वेक्टर का वियोजन। बेटा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है किसी भी वेक्टर्स को हम किसी भी वेक्टर को या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को x और y दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज x एंड दिस इज y। बेटा इसे हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। मैं आप लोगों को बेटा एक डायरेक्ट लॉजिक बताऊंगा कैसे क्या रिजॉल्व करना है। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा क्षैतिज एंड दिस इज ऊर्ध्वाधर, और इसे हम लोग बोलते हैं बेटा ऊर्ध्वाधर। हम लोगों को बेटा वेक्टर्स का रेजोल्यूशन करना है। बेटा सपोज दैट ये हमारा ए वेक्टर है, बहुत ध्यान से देखिए। दिस इज ए वेक्टर विच मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये बेटा हमारा एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है, और बेटा वाई एक्सिस मीन्स ये वर्टिकल से 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा। बहुत लॉजिकली समझिएगा, 90 माइनस थीटा एंगल बनाता है। बेटा हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि कैसे इसका रेजोल्यूशन करना है। जिसको रेजोल्यूशन नहीं करना आता है वो हमारा 5th लेक्चर देख सकता है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये सिखाया था। मैं अब आप लोगों को बेटा डायरेक्ट बता रहा हूँ कि डायरेक्ट किसी भी वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो बेटा रिजॉल्व करने के लिए आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि जितना भी एंगल घुमाएंगे उसके साथ कॉस लिया जाएगा। जितना भी हम एंगल रोटेट करेंगे उस रोटेशन के साथ आपको कॉस अप्लाई करना है। बेटा ये हमारा ए वेक्टर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस इज ए वेक्टर, इसको बेटा हम लोग एक्स एक्सिस पर रिजॉल्व कर रहे हैं। दिस ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, बेटा इसको हम लोग एक्स एक्सिस पर घुमा के लाए तो हम लोगों ने इसे एंगल घुमाया थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये बेटा हमारा ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, और इसी वेक्टर को बेटा हम लोग एक्स एक्सिस पर घुमा के ला रहे हैं तो हम लोगों ने एंगल घुमाया है थीटा। तो बेटा ax इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ a कॉस थीटा, मॉड ऑफ a कॉस थीटा। मॉड ऑफ a का मतलब जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका बेटा मैग्नीट्यूड लेंगे और जितना एंगल रोटेट किया है उसके साथ कॉस अप्लाई करेंगे। ये कॉस क्यों आता है ये आपको 5th लेक्चर में मिलेगा। दिस इज कॉल्ड ax इज इक्वल टू a कॉस थीटा। बेटा ax को क्या बोलते हैं, ax, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये हमारा ए वेक्टर का क्षैतिज घटक है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब बेटा हम लोग चलते हैं इसको वाई एक्सिस पर रिजॉल्व करने। ध्यान से देखिए बेटा, ये वेक्टर हमारा ऐसे लगा हुआ है, ये वाई एक्सिस पर रोटेट करके आएगा तो ये एंगल घूमेगा 90 माइनस थीटा फ्रॉम फिगर। बेटा दिए ए वेक्टर ये है, इसको ऐसे घुमाएंगे वाई पर, ऐसे घुमाया बेटा हम लोगों ने, ऐसे घुमाया हमने एंगल घुमाया 90 माइनस थीटा। तो बेटा 90 माइनस थीटा घुमाएंगे तो बेटा जो हमारा ए वाई होगा वो होगा मॉड ऑफ ए कॉस 90 माइनस थीटा। जितना भी एंगल घुमाएंगे उसके साथ हमको कॉस लेना है। द रोटेशन एंगल इज टेकन एंड ऑलवेज अप्लाई कॉस। दिस इज ए वाई इज इक्वल टू ए, इट इज ऑल्सो रिटन एज ए कॉस 90 माइनस थीटा हो गया बेटा साइन थीटा। ए वाई को बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक,
ये बेटा हमारा ए वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। बेटा यहाँ से हम लोगों को सिंपली ये सीखना है कि अगर हमें किसी भी वेक्टर का रेजोल्यूशन करना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, तो आप वेक्टर को रोटेट कराएंगे। बेटा ये हमारा वेक्टर है, ऐसे क्रॉस वेक्टर लगा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर यहाँ से हमने इसको ऐसे ओवरलैप कराया, थीटा एंगल घुमाया, तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। बेटा इधर घुमाएंगे तो 90 माइनस थीटा घुमाया, तो बेटा मॉड ऑफ ए कॉस 90 माइनस थीटा, दिस इज साइन थीटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इंपॉर्टेंट ये है कि जितना एंगल रोटेट करेंगे उसके साथ कॉस। अब गलती क्या होती है बेटा? गलती ये होती है कि हम लोग इसको रटने का प्रयास करते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। हम लोग बेटा ये रटने का प्रयास करते हैं कि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती आप लोगों को भारी पड़ सकती है। कैसे? ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है। इधर देखिए, सपोज दैट क्वेश्चन बेटा इंटरचेंज किया गया। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया, ये बेटा हमारा सपोज दैट ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, और ये वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर वाई एक्सिस से थीटा बना रहा है। तो बेटा अब एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा? 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर बेटा हम लोगों को फिर से इसका रेजोल्यूशन करना है। तो बेटा ये वेक्टर हमारा ऐसे लगा हुआ है, बेटा इसको एक्स एक्सिस पर रोटेट करा के लाएंगे लाइक दिस। ऐसे एक्स एक्सिस पर बेटा ऐसे रोटेट कराएंगे, तो ये एक्स एक्सिस पर ओवरलैप कराने के लिए इतना एंगल घुमाएंगे, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो बेटा अब की बार ए एक्स क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए, जितना एंगल घुमाया उसके साथ कॉस। तो बेटा ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और बेटा जैसे ही अब की बार आप इस वेक्टर को वाई एक्सिस पर ले जाएंगे, तो ये वेक्टर वाई एक्सिस पर रोटेट होगा। तो बेटा इसको ऐसे ओवरलैप कराएंगे, कितना एंगल घूमेगा? थीटा। तो बेटा ए वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, जितना एंगल घुमाया उसके साथ कॉस। तो ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। बेटा बहुत ध्यान से समझिए, डिपेंड करता है कि हमारा ए वेक्टर एंगल कहाँ से क्रिएट कर रहा है। बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, जितना एंगल रोटेट कराना है उसके साथ आपको कॉस अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझिए बेटा, जितना भी एंगल वेक्टर हमारा रोटेट करेगा, उस वेक्टर को हम लोग जितना एंगल रोटेट कराएंगे उसके साथ कॉस ही अप्लाई कराना है। कॉस ही क्यों अप्लाई होता है, ये हम लोग 5th लेक्चर में कंप्लीटली बेटा पढ़ चुके हैं। तो दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये वेक्टर का वियोजन है जो एक्स और वाई दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होता है। अब बेटा बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बेटा इसकी रिक्वायरमेंट है स्पेशली इन प्रोजेक्टाइल मोशन, हिंदी मीडियम में प्रक्षेप गति बोलते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे, और रटना नहीं है कि एक्स एक्सिस है तो कॉस थीटा, वाई एक्सिस है तो साइन थीटा। ध्यान से देखना है कि जितना एंगल रोटेट कराना है उसके साथ बेटा कॉस लिया जाएगा। क्लियर बेटा? तो यहाँ से अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ आई जे एंड के। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ आई जे एंड के। बेटा किसी भी हम लोग वेक्टर को आई जे और के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम लोगों को इस पे चर्चा करनी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन फॉर्म ऑफ आई जे एंड के। अगर बेटा हम लोग किसी वेक्टर को, किसी भी ए वेक्टर को आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहला बेटा आता है फॉर 2D, फॉर 2D प्लेन। अगर बेटा हमको 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो इसके बेटा दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं। पहला होता है कार्टेशियन फॉर्म,
कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। और बेटा दूसरा होता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुवीय रूप, ठीक है। इसी को किसी बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहा जाता है। दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। सपोज दैट बेटा हमारा एक वेक्टर आपको दे दिया जाए ए वेक्टर, और आपसे बोला जाए कि वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है। आपको उसे दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। पहला है बेटा हमारा कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा होता है बेटा हमारा पोलर फॉर्म। तो इन दोनों फॉर्मेट्स में हम लोग एक क्वेश्चन को समझेंगे और उसको बेटा सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। पहले बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म। बेटा फर्स्ट है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कैसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखना होगा, और यही बेटा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भी आता है, ठीक है भाई। अब बेटा बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत क्लियरली समझिएगा कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। सपोज दैट बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ए वेक्टर है। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ए एक्स और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा ए वाई। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप होता है। तो बेटा जो ए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है वो होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। बहुत ध्यान से समझिएगा, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स आई कैप। बेटा जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मीन्स एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश आई कैप होता है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर टू डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करना है तो उस वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ आई कैप और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ जे कैप से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है, ठीक है भाई। ये हो गया बेटा हमारा कार्टेशियन फॉर्म। अब बात करते हैं पोलर फॉर्म की। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो बेटा वाई से कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा। तो बेटा हम लोग एक्स और वाई के कंपोनेंट्स करते हैं। इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट, वाई एक्सिस पर कंपोनेंट। तो बेटा ए एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। बोलोगे सर ये कॉस थीटा कहाँ से आया? बेटा अभी पढ़ाया है हमने। जितना भी रेजोल्यूशन करना है, ये ए वेक्टर है, इसको एक्स एक्सिस पर घुमा के लाएंगे ऐसे, तो बेटा कितना एंगल घुमाएंगे? थीटा एंगल। कैसे चेक करते हैं? ये लाइन है बेटा, इस लाइन को एक्स पर ओवरलैप कराना है, घुमा करके एक्स पर लाना है, तो थीटा एंगल घुमा दिया, मॉड ले लिया, मैग्नीट्यूड, जितना एंगल घुमाया उसके साथ कॉस। तो बेटा ए एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ? ए कॉस थीटा। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब बेटा इसी लाइन को वाई पर ओवरलैप कराना है, तो ये लाइन ऐसे रोटेट करके वाई पर आएगी, तो कितना एंगल घूमेगी? 90 माइनस थीटा। तो बेटा ए वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए कॉस 90 माइनस थीटा। तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो बेटा ए वाई ए एक्स ये उठाइए और इक्वेशन 1 में रखिए। तो बेटा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये है बेटा हमारा पोलर फॉर्म। इसे हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो बेटा किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डायमेंशनल में, नॉट इन 3 डायमेंशनल,
टू डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करने के लिए दो टाइप के फॉर्मेट्स का यूज़ होता है बेटा। एक होता है पोलर फॉर्म और एक होता है कार्टेशियन फॉर्म। जब x और y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कार्टेशियन फॉर्म होता है, और बेटा जब एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा पोलर फॉर्म होता है। क्लियर बेटा? अब यही लॉजिक हम लोग थ्री डायमेंशनल में भी अप्लाई कर सकते हैं। दिखाते हैं बेटा कैसे। ध्यान से देखिएगा बेटा, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर इन थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल का मतलब x, y एंड z। बिल्कुल इजी, x, y एंड z। बेटा इसमें क्या होता है, इसमें थ्री डायमेंशनल है। ये बेटा हमारा x एक्सिस, ये है बेटा y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ये बेटा हमारा z एक्सिस है। और थ्री डायमेंशनल वेक्टर जो है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये सब एक दूसरे से 90 का एंगल क्रिएट करते हैं। बेटा प्रैक्टिकली इस बोर्ड पर ऐसा बनाना संभव नहीं है कि एक पॉइंट से तीन लाइन पास हो और हम इसमें तीनों को परपेंडिकुलर दिखा सकें। क्यों नहीं दिखा सकते हैं बेटा? दिखा इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो प्लेन है ग्रीन बोर्ड, ये बेटा टू डायमेंशनल है। ये y एक्सिस, ये बेटा x एक्सिस। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई कितनी डायमेंशन हो गई? दो डायमेंशन। और एक टू डायमेंशन में थ्री डायमेंशनल फिगर बनना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो हम लोग अपनी कॉपी में ऐसा ही बनाते हैं और हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये सब एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं? 90 का। तो बेटा ये आई कैप, ये जे कैप और के पे होता है के कैप जेड एक्सिस पर। अब बेटा सपोज दैट एक वेक्टर हमारा, ध्यान से समझिएगा, एक पार्टिकल हमारा ओ पर है, पहले एक्स पे चला, फिर वाई पे चला और फिर जेड पे आ गया। बेटा एक्स, वाई और जेड, इसका इंडिकेशन भी आपको समझना पड़ेगा। 2 मिनट ध्यान से समझिए बेटा इसको। बेटा ध्यान से देखिए, ये है लॉजिक। ये है बेटा आपका एक्स, वाई और जेड। दिस इज, ये है बेटा हमारा एक्स, वाई और जेड। ध्यान से समझिए बेटा, ये है हमारा बेटा x, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। आउटवर्ड है, इनवर्ड नहीं। x, y और z, ये बेटा हमारा ओरिजिन है। यहाँ से एक पार्टिकल पहले x पे चला, फिर y पे चला और फिर z पे चल के इधर आ गया। बेटा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल है, ट्रिकी है, थोड़ा सा बेटा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। बिना फील किए प्रैक्टिकली आप इसको समझ नहीं सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके सब समझा रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करें बेटा। बेटा ये x एक्सिस, बेटा ये हमारी y एक्सिस और ये बेटा हमारी z एक्सिस। ओरिजिन से एक पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, पहले उसका मूवमेंट x पे हुआ, फिर उसका मूवमेंट y पे हुआ और फिर उसका मूवमेंट z पे हुआ। तो बेटा यहाँ पर कहीं पे आ गया। अब बोर्ड में यहाँ बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको इंडिकेट कर देते हैं कि ये ऐसे गया है। ये हमारा पॉइंट है P, तो O से P ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। बेटा ये इनिशियल पॉइंट है, ये बेटा फाइनल पॉइंट है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ध्यान से समझिएगा। ये है बेटा इनिशियल, दिस इज़ इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज़ फाइनल पॉइंट। इनिशियल पहले x पे गया, फिर y पे गया, फिर z पे आया। बेटा ये पॉइंट एक्चुअल में यहाँ पर है, लेकिन अब यहाँ से ऐसे लाइन बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो मैंने यहाँ बना दी है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बेटा, x, y, z। भाई x पे गया, x पे डिस्टेंस मान लीजिए इसने कवर कर ली बेटा a1, y एक्सिस पर बेटा इसने कवर करी डिस्टेंस a2,
और z एक्सिस पर डिस्टेंस कवर करी a3। तो कोऑर्डिनेट्स लिखने से हम लोगों को पता चलता है कि पहले x लिखा जाएगा, फिर y लिखा जाएगा, फिर z लिखा जाएगा। बेटा फिर से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से एक पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, बहुत ध्यान से समझिए बेटा। दिस इज़ x, y एंड z। यहाँ से ओरिजिन से पार्टिकल चलता है, पहले x पे जाता है a1, y पे जाता है a2 और z पे जाता है a3। यहाँ पर आ गया। तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? a1, a2, a3। तो बेटा ये आपका a1, a2, a3 है। अब ये r वेक्टर, व्हाट इज r वेक्टर? इस r वेक्टर को हम लोग बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को बेटा हम लोग पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। अक्सर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर दे दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को तुरंत समझना है कि जो पोजीशन वेक्टर है बेसिकली वही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है। x, y और z पॉइंट यहाँ पर है, तो ओरिजिन से सीधे इसको मिलाते हैं, तो यही बेटा पोजीशन वेक्टर भी है और यही बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है। तो बेटा जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखते हैं तो पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है x को, तो a1 और x का यूनिट वेक्टर i कैप, तो a1 इंटू आई कैप, प्लस सेकेंड वैल्यू रिप्रेजेंट करती है y को, तो बेटा y का यूनिट वेक्टर j कैप प्लस a3 k कैप। ये है बेटा सिंपल सा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो उससे बेटा हम लोग वेक्टर बना सकते हैं इजीली। सिंपल सा एक क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल, coordinates of any moving particle is 2, 4, 8 meter. Find displacement vector। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिंपल सा बनाना है, s लिख लीजिए, r लिख लीजिए। पहली वैल्यू x को है i कैप प्लस सेकंड वैल्यू में j कैप प्लस थर्ड वैल्यू में k कैप। सिंपल है बेटा, कोऑर्डिनेट से वेक्टर बनाना सिंपल है। फर्स्ट वैल्यू में i कैप, सेकंड वैल्यू में j कैप से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। ठीक है भाई। अब बेटा मेरी बात आती है कि मान लीजिए यहाँ का 2, 4 होता, 8 ना होता तो 2i प्लस 4j हो जाता, 4 ना होता तो 2i प्लस 0j प्लस 8k हो जाता। तो ध्यान से समझना है बेटा कि कौन वैल्यूज़ में किसका मल्टीप्लाई होगा। x एक्सिस है तो i कैप, y एक्सिस है तो j कैप और z एक्सिस है तो k कैप। अब बेटा मैं आपसे बोलूँ मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बेटा r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इधर निकाल दिया गया, ध्यान से देखिए। मॉड ऑफ r वेक्टर अंडर रूट, फॉर्मूला याद रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ i कैप होल स्क्वायर यानी a1 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप होल स्क्वायर मीन्स a2 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k कैप होल स्क्वायर a3 स्क्वायर। तो ये है बेटा मॉड निकालना। तो बेटा यहाँ से हम लोगों ने सीखा है कि x, y और z कार्टेशियन फॉर्म में 3 डायमेंशनल वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में i कैप से, सेकंड कोऑर्डिनेट में j कैप से और थर्ड कोऑर्डिनेट में k कैप से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड किया जाएगा। ठीक है भाई। मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो बेटा अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i कैप होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k कैप होल स्क्वायर। तो ये है बेटा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म इन 3 डायमेंशनल। अब बेटा 3 डायमेंशनल है तो जाहिर सी बात है कि पोलर फॉर्म भी होगा। तो अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ
थ्री डायमेंशनल वेक्टर, बहुत ईजिली समझिएगा, पोलर फॉर्म ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर, इसे बेटा हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर, बहुत ध्यान से समझिएगा, पोलर फॉर्म ऑफ 3D वेक्टर, इसे हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। बेटा सिंपल सा वही फिगर बन रहा है, एक्स वाई और जेड, ये बेटा x है, दिस इज़ y एंड दिस इज़ z, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। यूनिट वेक्टर k कैप, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर j कैप, x एक्सिस का यूनिट वेक्टर बेटा i कैप। ध्यान से समझिएगा बेटा, सिंपल सा फॉर्मेट हमने लिया, एक वेक्टर पहले x पे है मूवमेंट, फिर y पर, फिर z पर, सपोज दैट वो यहाँ पे हमको मिलता है, दिस इज़ p, ठीक है बेटा, और ये हम लोगों ने मान लिया हमारा a वेक्टर है, दिस इज़ a वेक्टर। तो a वेक्टर है तो बेटा ध्यान से देखिए, पोजीशन वेक्टर होता था तो x y z, अब ये कॉमन सा एक a वेक्टर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ax ay az, या आप इसको सिंपल सी वैल्यू क्या मान लें, a1 a2 a3। x एक्सिस पर रिप्रेजेंटेशन है a1 बेटा, y एक्सिस पर रिप्रेजेंटेशन है a2 और z एक्सिस पर रिप्रेजेंटेशन है a3। सिंपल सब जो लास्ट क्लास में हम लोग जो लास्ट टॉपिक में पढ़ा है वही फिगर इसमें बना है बेटा। अब ये x एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, y एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा और z एक्सिस से एंगल बना रहा है गामा। क्या लिखेंगे, दिस a वेक्टर makes an angle alpha, beta and gamma from x, y and z axis respectively। मतलब ये जो बेटा हमारा a वेक्टर है वो x अक्ष से, x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से बीटा बना रहा है और z एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। ठीक है बेटा, हमें इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी कि पोलर फॉर्म ऑफ 3D निकालना है। पोलर फॉर्म निकालना है बेटा सिंपल, देखिए मैं आपसे बोलूँ a वेक्टर को लिखना है तो बोलोगे a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा, ये तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब हमको बेटा पोलर फॉर्म बनाना है, तो पोलर फॉर्म के लिए मैंने बताया था जितना एंगल घुमाएंगे उसके साथ कॉस। ठीक है बेटा, ये p वेक्टर है, x पर आएगा, अल्फा एंगल घूमेगा, तो बेटा a1 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अरे x की वैल्यू ध्यान से देखो बेटा, x एक्सिस पे ही तो a1 है, y एक्सिस पे तो a2 है और z एक्सिस पे a3 है। इस a वेक्टर का x एक्सिस के अलॉन्ग कितनी वैल्यू है, a1, y एक्सिस के अलॉन्ग कितनी वैल्यू है, a2 और z एक्सिस के अलॉन्ग कितनी वैल्यू है, a3। अब ये ऐसे आएगा, x पर घूमेगा, अल्फा एंगल घूमा, तो बेटा ये हो गया मॉड ऑफ a cos अल्फा, तो ax कितना हो गया बेटा, मॉड ऑफ a cos अल्फा, जितना एंगल घुमाया उसके साथ cos। बेटा ध्यान से देखिए, ये a वेक्टर है, इसको ऐसे लेकर के आए, दिस x पर लेके आए, एंगल घुमाया अल्फा, यहाँ से यहाँ आया, अल्फा एंगल घुमा, तो a वेक्टर की x कंपोनेंट, a वेक्टर का x कंपोनेंट ax बराबर मॉड ऑफ a cos अल्फा, और x कंपोनेंट तुमने माना क्या है, अरे बेटा यही ax है, ये ay है और ये az है, तो ax कितना है, a1, तो a1 बराबर a cos अल्फा। सिमिलरली बेटा ay क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a cos बीटा, तो बेटा a2 बराबर हो जाएगा a cos बीटा। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए बेटा, az बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ a cos गामा, तो बेटा az a3 है, तो ये हो गया a cos गामा। तीनों वैल्यूज उठाइए, इक्वेशन 1 में रखिए, इक्वेशन 1 में सिंपल सा लॉजिक है,
तो ए वेक्टर बराबर, इधर देखो ये रखेंगे ए कॉस अल्फ़ा, A2 रखेंगे ए कॉस बीटा, A3 रखेंगे ए कॉस गामा, तीनों से बेटा ए क्या होगा कॉमन, तो ए कॉमन हो गया, सॉरी ए कॉमन, अंदर आ जाएगा बेटा कॉस अल्फ़ा आई कैप कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ये बेटा हो गया पोलर फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशनल। तो बेटा आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है? इस लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर 2 डायमेंशनल का मतलब द्विविमीय एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन इस टाइप में अगर हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसमें 2 फॉर्मेट बना सकते हैं। पहला फॉर्मेट बेटा होता है कार्टीशियन, कार्टीशियन का मतलब एक्स वाई, और दूसरा होता है बेटा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब उसी एक्स वाई को थीटा में कन्वर्ट करना। दूसरा है बेटा सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर 3 डायमेंशनल है वेक्टर, अगर हमारा 3 डायमेंशनल है तो हम उसको कैसे कार्टीशियन और पोलर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो सीधे पहले में आई कैप, सेकंड वैल्यू में जे कैप, थर्ड वैल्यू में के कैप से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, सिंपल। और उसके बाद वेक्टर अगर हमारा एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा एंगल क्रिएट कर रहा है तो ये लॉजिक है। एक्स कंपोनेंट क्या होगा? मॉड ए कॉस अल्फा, यानी A1 बराबर ए कॉस अल्फा, A2 बराबर ए कॉस बीटा, A3 बराबर ए कॉस गामा। ये वैल्यू उठाइए यहाँ पुटअप कर दीजिए, तो ये हमारा बन जाएगा 3 डायमेंशनल पोलर फॉर्म। 3 डायमेंशनल का मतलब एक्स वाई और जेड, 2 डायमेंशनल का मतलब कोई भी 2 डायमेंशंस यानी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा इस टॉपिक को सिर्फ अच्छे से नोट ही नहीं करना है, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली रिवाइज भी करना है और इसको एक बार बहुत अच्छे से रिपीट भी करके प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। क्लियर बेटा? राइट नाउ